धन्यवाद नवीन जी, आपने न्यूज 36 के माध्यम से इस मुद्दे को उछाला। वह मुद्दा जो पूरे देश के कर्मचारियों के मन में एक हलचल सा पैदा कर गया है। और जब आप देखेंगे तो पूरे देश में लगभग हर जगह पर हर कर्मचारी इसके जो कुछ बिंदु है उसको लेकर आशंकित भी है और विरोध भी कर रहे हैं। वो बिंदु क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि अब से 2 दिन पहले जब केंद्रीय मंत्री जी ने यूपीएस को लॉन्च किया तो उन्होंने जो 3 पिलर बताए, उन 3 पिलर में ही गड़बड़ी है, जिसको उन्होंने स्ट्रक्चर बेस्ड स्ट्रक्चर बताया और यह माना गया। और अगले दिन पेपर की सुर्खियां बनी कि कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि यूपीएस का नाम तो ओपीएस से मिलता जुलता है, लेकिन है वो एनपीएस का ही परिष्कृत रूप। परिष्कृत रूप ऐसा है कि प्रदेश के कर्मचारी और देश के कर्मचारी लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि ओपीएस जो है पुरानी पेंशन स्कीम जिसको सबसे बेस्ट माना जाता था उसको लागू कर दिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने एनपीएस को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूपीएस ला दिया है। अब कैसे लाया मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि एनपीएस में जो 10% राशि सरकार को जो हम देते थे अपने वेतन का, वो कंटिन्यू रहेगा। यानी कर्मचारी लगातार अपने वेतन से 10% कटौती कराते रहेंगे। वो पैसा सरकार के खाते में जमा होता रहेगा और जब हम रिटायर होंगे तो उस स्थिति में ये होगा कि 6 महीने का एक लमसम वेतन, वो 6 महीना भी कैसे काउंट किया जा रहा है कि जो कर्मचारी है जो अपना 6 महीना कंप्लीट करेगा नौकरी का, उसके लिए उसको 10% वेतन का हिस्सा मान्य किया जाएगा। 1/10 बोला गया है, मैं उसको सामान्य भाषा में 10% बोल रहा हूँ। तो जब कोई कर्मचारी सीधे तौर पर 5 साल कंप्लीट कर लेगा तो 1 महीने के वेतन का वो हकदार हो जाएगा। इस प्रकार यदि कोई कर्मचारी 30 साल सेवा कर लेता है तो केंद्र सरकार उसको 6 महीने का के वेतन का हकदार मानेगी, जिसको लमसम अमाउंट के नाम से कहा गया है। मैं इसी का बता दूं कि जब आप गणना करना चालू करेंगे, किसी कर्मचारी का मान लीजिए 1 लाख वेतन है तो हर महीने उसका 10,000 रुपए काटा जाएगा 10% के हिसाब से। 1 साल में उसका हो गया 1,20,000। उसके वेतन में हर साल बढ़ोतरी भी होती है, उसके अनुपात में राशि बढ़ती जाएगा। और 30 साल तक जब आप पैसे की गणना करोगे तो एक मोटा अच्छा खासा रकम कर्मचारी अपना जो है सरकार को दे चुका होगा। इस पैसे को सरकार मार्केट में लगाएगी, उससे लाभ कमाएगी और बाद में इसका छोटा हिस्सा जो लगभग 5 या 6 महीने का वेतन होगा वो कर्मचारी को उसके सेवा काल के हिसाब से दे दिया जाएगा। और बाकी अमाउंट का क्या होगा? अब देखिए, कुछ कर्मचारियों के मन में ये बात आती है, कुछ कर्मचारियों को भ्रमित भी किया गया कि ओपीएस में भी तो ऐसा ही होता है। तो ओपीएस में जो 10% राशि कटती है वो एनपीएस वाला हिस्सा नहीं है या ये यूपीएस वाला हिस्सा नहीं है, वो जाता है जीपीएफ में, जिसको सामान्य भविष्य निधि कहते हैं। जीपीएफ की विशेषता क्या है? एक तो ओपीएस के लिए जो मिलता है राशि, उसके लिए हमको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। जीपीएफ में जो हम जमा करते हैं सामान्य भविष्य निधि, उसको जरूरत पड़ने पर निकाला जा सकता है। सामान्य भविष्य निधि है वो, जैसे किसी कर्मचारी घर में शादी है, किसी को मकान बनाना है, किसी को कुछ और ऐसी कुछ योजनाएं हैं उसकी बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो वो एक सामान्य आवेदन देकर जीपीएफ की अपनी राशि जो है वो निकाल सकता है। उसका विकल्प है उसके पास। इसमें वो विकल्प नहीं रहेगा कि आप पैसा दिया और निकाल लिए वाली, इसमें निकालने की बात कहीं पर नहीं कही गई है। दूसरी बात, वो राशि आप जो जमा कर रहे हैं उसमें सरकार एक फिक्स्ड ब्याज देता है। ओपीएस की मांग क्यों हो रही है? ओपीएस की मांग इसलिए हो रही थी कि सिक्योरिटी होना चाहिए, तो वो सिक्योरिटी जीपीएफ के साथ मिलता है और ओपीएस के लिए कोई राशि नहीं देनी पड़ती। कई लोगों के मन में भ्रम लाया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा कि उसमें भी तो कटता है। तो जो हम ओपीएस में आ जाते हैं, जब छत्तीसगढ़ कर्मचारी आ गए हैं, तो हमारा जो राशि कट रहा है वो जीपीएफ में है, सीजीपीएफ में, अकाउंट में, और वो अकाउंट में हमको दिखता है और उस राशि को समय पड़ने पर हम निकाल भी सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात पे चलते हैं। ये लमसम वाला हो गया। 25 साल की सेवा जो है कर्मचारी जब पूरी कर लेगा तब वो 50% का पेंशन का हकदार होगा, ये कहा गया है। तीसरी बात ये कहा गया है कि कर्मचारी जो है वो जब 10 साल से ऊपर की अवधि पूरा कर लेगा तो उस कंडीशन में उसको मिनिमम 10,000 दिया जाएगा। उस पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं। अब आइए एक और पॉइंट पर, फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन में यदि किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके जो आश्रित हैं उनको इसमें फिक्स 30% ही
जो है पेंशन के रूप में दिया जाएगा। उसको बताया गया है 60% ऑफ द पेंशन। तो पेंशन जो होता है वेतन का 50% होता है, और उसको जब 60% में लेंगे तो वो 30 हो जाता है। यानी जो वेतन उस समय मिलता रहेगा, मान लीजिए किसी कर्मचारी को उस समय वेतन मिल रहा है 30,000 रुपए, तो जब आप इसके हिसाब से काउंट करोगे तो 9,000 के आसपास ही उसका बनेगा। ठीक है, तो फैमिली पेंशन में भी सीधे सीधे उसको 30% पे लाकर फिक्स कर दिया गया है। जबकि ओपीएस में ये होता है कि यदि आपने 7 साल की सेवा अवधि पूर्ण कर लिया और उसके बाद आपका निधन होता है, तो आपके परिजन को अगले 7 साल के लिए 50% राशि मिलेगी। तो ऐसे ही आपकी अगर नीयत सही है, आप अगर सच में कर्मचारियों को देना चाहते हैं कुछ, तो जो पेंशन आपके लिए है, यानी राजनेताओं ने जो अपने लिए पेंशन रखा हुआ है जिसको ओपीएस कहते हैं, वही पेंशन आप कर्मचारियों को दीजिए। एक बात ये भी उठ के आ रही है कि जो सरकार है, जो राजनेता हैं, जो सांसद है, जो विधायक है, पहले उन पे तो यूपीएस क्यों लागू नहीं कर रही है। तो इसको लेकर भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में पिछले कांग्रेस सरकार में ओपीएस लागू कर दिया गया था। अब जस्ट तकरीबन अब यूपीएस आ गया है। तो आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार या छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू करना क्या आसान होगा, या इस पे अभी सरकार भ्रम की स्थिति में है? क्योंकि हम बात करें तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे पहला राज्य है जो यूपीएस तुरंत लागू कर दिया है। अब बात यह भी सामने आ रही है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश भी मतलब एकाध पखवाड़े में यह लागू कर दे। तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें, जहां अभी ओपीएस का चल रहा है, जैसे कि पिछले कांग्रेस सरकार में एक मांगा गया था कि ओपीएस या एनपीएस का ऑप्शन दिया गया था, 98% कर्मचारियों ने ओपीएस को चुना था। अब यूपीएस क्या लागू कर पाएगी सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार? जब ओपीएस लागू है तो उस स्थिति में अब यूपीएस को लागू करना क्या सरकार के लिए आसान होगा? नवीन जी, लागू तो कर सकती है, लेकिन कर्मचारी जो इसमें आ चुके हैं 98% जिन कर्मचारियों की आपने बात की ओपीएस में, वो कतई यूपीएस में नहीं जाएंगे। सरकार के पास सिर्फ एक विकल्प है कि सरकार यूपीएस को भी ले आए मार्केट में, यहाँ भी लॉन्च हो जाए, और उसके बाद जो नए कर्मचारी आएंगे जिनकी नियुक्ति भविष्य में होगी, उनके लिए एनपीएस और यूपीएस का विकल्प केंद्र सरकार के समान रखा जा सकता है। लेकिन जो कर्मचारी ओपीएस में आ चुके हैं वो यूपीएस में कतई नहीं जाएंगे। दूसरी बात, उनको जाने के बाध्य भी नहीं किया जा सकता। मैं बता दूं कि कर्मचारियों का भविष्य अब सुरक्षित है ओपीएस लागू होने के बाद, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ आता है तो नई चीजें नए कर्मचारियों के ऊपर लागू होगी, ना कि पुराने कर्मचारियों के ऊपर। इसका उदाहरण भी देता हूँ कि 2004 में जब ओपीएस बंद किया गया, तो बंद किया गया और एनपीएस लाया गया, तो वो 2005 के बाद के कर्मचारियों के लिए लागू हुआ। 2004 के अगर मतलब जो लास्ट में भी जो कर्मचारी नियुक्त हुए थे जिस समय ओपीएस चल रहा था, तो उन्हें सरकार को ओपीएस ही देना पड़ा। क्योंकि हम सब 98% कर्मचारी प्रदेश के ओपीएस में आ चुके हैं, इसलिए हम सब सुरक्षित हैं और हमको ओपीएस ही मिलेगा। हमारा सिर्फ ओपीएस में एक दिक्कत आ रहा है जो पिछले बार लागू हुआ है, कि हमारे यहाँ जो शिक्षा कर्मी नीति थी उसके चलते नुकसान हुआ कि शिक्षा कर्मी जो हैं उनकी पूर्व सेवा अवधि की गणना नहीं हुई है। उनकी पूर्व सेवा की संविलियन करते समय उनके पूर्व सेवा को न मानते हुए जब से संविलियन हुआ तब से उनकी सेवा मानी गई है, और पेंशन में भी ऐसा ही किया जा रहा है। तो वो लड़ाई हम लड़ेंगे और 100% उसमें हम जीतेंगे। लेकिन यहाँ जो कर्मचारी हैं ओपीएस में उनका भविष्य सुरक्षित है, सरकार लाएगी भी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 98% कर्मचारी ओपीएस में जा चुके हैं, और जब ओपीएस के समतुल्य यूपीएस है ही नहीं तो कोई कर्मचारी यहाँ से जाएगा नहीं। नए कर्मचारी को बिल्कुल सरकार बाध्य कर सकती है, जिनको नई भर्ती देगी उनके ऊपर दबाव बनाकर यूपीएस या एनपीएस में से विकल्प चुनने को कह सकती है। लेकिन अभी जो कर्मचारी यहाँ प्रदेश में कार्यरत हैं उनमें से 98% कर्मचारी ओपीएस में हैं और वो रहेंगे। तो अन्य राज्यों में ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर ओपीएस जैसी चीजें लागू नहीं हुई थी, तो वो सीधे एनपीएस के बाद यूपीएस के तौर पे विकल्प दे दिया, और वहां पर यूपीएस में आपको मतलब बढ़ोतरी दिखेगा। 100% इस बात का वो है, कंफर्म है कि वहां पर भी 97-98% कर्मचारी एनपीएस को छोड़कर यूपीएस में चल देंगे, क्योंकि एनपीएस की तुलना में यूपीएस बेहतर है। लेकिन ओपीएस से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और अन्य राज्य कर्मचारियों के लिए हमारी ये मांग लगातार जारी रहेगी कि राष्ट्र में ओपीएस ही लागू किया जाए। और सीधे तौर पर हम फिर आपके माध्यम से कह रहे हैं कि अगर यूपीएस इतना ही अच्छा है तो पहले नेताजी लोग अपने लिए लागू कर लें इसको, उसके बाद बाकी के लिए लागू करें। सबसे पहले जो अच्छी चीजें हैं वो उनको अपने ऊपर लागू करनी चाहिए। तो वो खुद ओपीएस रखे हुए हैं और दूसरे के लिए कभी एनपीएस कभी यूपीएस का विकल्प लाते हैं, जो कि सही नहीं है। एक बात और उठ के सामने आई है, यूपीएस को ही लेके बात करें तो
यूपीएस में जो कहा गया है मिनिमम जो 25 वर्ष की सेवा अवधि होनी चाहिए, तब आपको इसका पूर्ण तरीके से लाभ मिलेगा। इसी को लेकर मेरे कई लोगों से बातचीत हुई है, तो इसमें एक हमारे अर्ध जवान हैं सैनिक बल के, उनकी तो मतलब एक रिटायरमेंट की अवधि आ जाती है, 20 साल की सर्विस करते करते, उनको भी लेकर एक परेशानी है। तो ये प्रावधान को बड़ा ही मतलब तकलीफ दे मान रहे हैं। 20 साल का था, उसको बढ़ाकर जो 25 साल का कर दिया गया है, उसके बाद ही आपको मिलेगा। उससे पहले अगर आप हो जाते हैं तो 10%। तो इसको लेकर क्या ओपीएस और जो अभी आया है यूपीएस और एनपीएस, इसमें लेके क्या क्या प्रावधान है, जो मेन प्रावधान है, जो लोग अभी भी कंफ्यूजन है, क्या ओपीएस है, क्या एनपीएस और क्या अब यूपीएस नाम का भोकाल आ गया है। तो मोटा मोटा जो तीनों में है, जो अंतर है, जो तीनों में जो खामियां हैं और जो तीनों में अच्छाइयां हैं, वो हमारे दर्शक को एक बार बताने की कोशिश करें। नवीन जी, ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस के बारे में बता दूं कि एनपीएस की अगर बात करें तो एनपीएस में सीधे सीधे ये होता है कि ये मार्केट आधारित पेंशन स्कीम है। इसमें कर्मचारी अपने हिस्से से जो राशि देता है उसके अतिरिक्त जैसे 10% हमारे खाते से गया, 14% अभी तक सरकार देती थी, जिसको बढ़ाकर अब 18.5% यूपीएस में किया जा रहा है। और वो जो राशि है 10 और 14 मिला के जो 24% है उसको मार्केट में लगाया जाता है। ये कहा जाता है एनपीएस में कि जब आप रिटायर होंगे तो जो आपकी राशि जमा है वो मार्केट के हिसाब से जितना उसका वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से आपको पेंशन दिया जाएगा। उसमें भी ये होता है कि कुछ राशि जो 60% है वो आप पूरा पा जाएंगे रिटायरमेंट के समय, और जो बाकी राशि रहेगी वो मार्केट में लगी रहेगी और उसके हिसाब से पेंशन निर्धारण किया गया। देखिए क्या हुआ उस समय कि जब हमारे साथी बहुत सारे लोग चाहे रिटायर हुए या फिर जिनका निधन हुआ, तो उनके परिजनों को जो पेंशन की राशि मिलनी चालू हुई, तो किसी को 1200, किसी को 700 मिलना चालू हुआ। तब एनपीएस की खामी लोगों को समझ नहीं, हालांकि विरोध तो पहले से हो रहा था, विरोध जो है वो पहले से हो रहा था, लेकिन उसके बाद फिर समझ में आया कि एनपीएस जो है पूरी तरह से कर्मचारी को बर्बाद करने वाली स्कीम है। नवीन जी नवीन जी, एनपीएस जो है उसमें ये होता था कि कर्मचारी जो है अपने वेतन से 10% की राशि देता था और 14% जो है सरकार दे रही थी। अभी जिसको बढ़ाकर यूपीएस में 18.5% करने की बात कही गई है। तो वो जो राशि होती थी वो मार्केट में लगता था, और मार्केट में लगने के बाद यदि कर्मचारी का निधन हो जाए या कर्मचारी रिटायरमेंट हो तो उसी राशि में से जो है पेंशन दिया जाता था। कुछ राशि एकमुश्त मिलती है और कुछ राशि जो है पेंशन भी निर्धारित कर दी जाती है। तो जब ऐसी घटनाएं हुई जिसमें कर्मचारी का निधन हुआ और उनके परिजनों को पेंशन का भुगतान करने की बारी आई, तो उस समय सरकार जो है कुछ प्राइवेट बैंक है उनके खाते में डाल देती है चीजें, और उनके तरफ से फिर जैसे आईसीआईसीआई बैंक है और कुछ और ऐसी बैंक है, तो वो फिर तय करके एक निर्धारित पेंशन देती है। उसका किसी को कोई फार्मूला पता नहीं है, सीधे वो बता देते थे कि आपको 1800 रुपए मिलेगा, किसी को 1200 रुपए मिलेगा। और जब ये राशि मिलना पेंशन के तौर पर चालू हुआ, जो कि मजाक के तौर पर था, आज के समय में जब महतारी बंधन योजना में भी 1000 रुपए मिलता है, उस समय भी कई कर्मचारियों को पेंशन के तौर पर 700-800 रुपए निर्धारित हुआ है। तो ऐसे में जब विरोध होना चालू हुआ तब फिर मामला जो है तूल पकड़ा और एनपीएस की खामियां और तेजी सामने आई। पहले हम लोग बोल रहे थे, लेकिन जब कर्मचारी ने उदाहरण के साथ इस चीज को प्रस्तुत किया तो सरकार को जवाब देते नहीं बना और माहौल जो है क्योंकि अब बात करें यदि हम यूपीएस और ओपीएस की, तो ओपीएस जो है सबसे बेस्ट माना जाता है। उसका कारण है कि उसमें सरकार जो होती है कर्मचारी के प्रति अपने दायित्वों से मुकरती नहीं है। कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तो उनके कर्मचारी को भी पेंशन मिलता है, और यदि कर्मचारी का निधन हो जाए तो उसके आश्रित उनकी पत्नी जो होती है या पत्नी की अगर नौकरी है तो पति को जो उस पर आश्रित है पेंशन दिया जाता है। तो वो बेस्ट स्कीम माना जाता है। इसके अलावा उसमें ग्रेजुटी का प्रावधान रहता है, समान भविष्य निधि, अर्जित अवकाश नकदीकरण रहता है। यूपीएस जो है उसमें जीपीएफ का कोई प्रावधान नहीं है। कर्मचारी को लमसम अमाउंट दिया जाएगा कह रहे हैं, और वो जो लमसम अमाउंट है उसका भी निर्धारण का सिर्फ यही तरीका है कि कितनी सेवा अवधि तक आपने सर्विस की है। जैसे किसी ने 30 साल सर्विस की तो उसको 6 महीने का अमाउंट दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो 10% राशि काटी जाएगी हर महीने, वो राशि काफी बड़ी है। सरकार उससे लंबा चौड़ा जो है इनकम हासिल करेगा, क्योंकि ये सभी कर्मचारियों का पैसा जो है मार्केट में लगाया जाएगा। देखिए, देखने में 10% कम लगता है, लेकिन जब आप सभी कर्मचारियों को जोड़ोगे तो अरबों में खरबों में पहुंचता है ये राशि। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक चीज को आपको समझना होगा, अब सरकार को पेंशन का रोना बंद कर चाहिए, क्योंकि अब वो जमाना गया
जब व्यक्ति 60-62 साल तक नौकरी करता था और अगले 30 साल तक पेंशन लेता था। अब ऐसे भी लोग 70 साल तक ही अधिकतम जी पा रहे हैं। अधिकांश जो है वो तो अपने सेवा काल में ही उनका निधन हो जा रहा है। तो जो कुछ कर्मचारी बचते हैं उसके लिए भी सरकार अगर दरियादिली नहीं दिखा पा रही है तो ये बहुत गंभीर विषय है। सरकार के ऊपर जो मेन बोझ आएगा आने वाले समय में धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है, वो अनुकंपा नियुक्ति का है और वो फैमिली पेंशन का है। और फैमिली पेंशन में भी इन्होंने डंडी मार दिया। जो ओपीएस में 50% होता है पहले 7 साल के लिए, 7 साल से ऊपर की सेवा अवधि होने की स्थिति में, तो उसको भी डंडी मारते हुए 30% कर दिया गया। इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी ये सिद्ध नहीं कर सकता कि यूपीएस जो है वो ओपीएस से बेहतर है। ओपीएस बेहतर था, ओपीएस बेहतर है और ओपीएस बेहतर रहेगा। तो क्या लगता है आपको, सरकार ओपीएस लेकर क्यों आई होगी, जबकि हम देखें तो पिछले 2 सालों से एनपीएस के ही गुणगान कर रही थी, सभी तरफ एनपीएस की ही बात कर रही थी। हालांकि राजस्थान या छत्तीसगढ़ जैसे जो कई राज्य हैं जो ओपीएस अपने स्तर पर लागू कर दिए थे। तो एनपीएस के मतलब क्या कारण मानते हैं कि आप एनपीएस का मतलब मेकअप करके ओपीएस यूपीएस लाना, सरकार कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है कर्मचारियों में रोष को देखते हुए, या जो लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसको लेकर क्या सरकार थोड़ा सा पॉलिश लगाकर कर्मचारियों को रिझाने की कोशिश कर रही है? ऐसे में क्या कर्मचारी यूपीएस में रिझ पाएंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि कोई भी कर्मचारी जहां पर ओपीएस की मांग है या जहां पर ओपीएस चालू हो चुका है वहां पर यूपीएस की ओर जाने से बचेंगे। अब जहां पर विकल्प ही नहीं है वहां पर भले लोग जाएंगे। एनपीएस के बाद जिसको यूपीएस का बस विकल्प मिलेगा वहां पर निश्चित तौर पर जाएंगे, लेकिन फिर भी उनकी मांग जो है वो ओपीएस की रहेगी। अब इस चीज को समझिएगा कि यूपीएस या एनपीएस जैसी स्कीम ही क्यों लाई गई। ये पूरा पैसा जो कर्मचारियों का जमा होता है, जो उनके वेतन से 10% हिस्सा कट के जमा होता है, वो कहाँ लगता है? मार्केट में। पूरा खेल शेयर मार्केट का है, क्योंकि कर्मचारियों की जो कटौती होती है वो पैसा कंपनियों के माध्यम से शेयर मार्केट में लगता है और इसी के चलते ऐसी योजनाएं लाई जाती है। जबकि जो पेंशन वाली बात है वहां पर हमारी कटी हुई राशि जो है वो किसी शेयर मार्केट में नहीं लगती। जीपीएफ में जो राशि जमा होती है वो सरकार के पास रहती है कोषालय में और उसको कर्मचारी अपने सुविधा अनुसार निकाल भी सकता है। मैं आपको बता दूं कि इतना दर्दनाक है एनपीएस और यूपीएस कि जब कर्मचारी जो है उसका निधन हो जाता है या कर्मचारी विशेष परिस्थितियों में निकालना भी चाहता है तो वो पैसा निकाल नहीं पाता। अभी जैसे कांग्रेस सरकार ने जब ओपीएस लागू किया था तो केंद्र सरकार की जो कंपनी है जो इस सब चीज को देखती है उसने सीधे तौर पर रोक लगा दिया। अचानक से एक आदेश आया कि 25% राशि निकालने का भी जो है उसको ब्लॉक किया जाता है, कर्मचारी पैसा नहीं निकाल सकते। तो छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं जो एनपीएस की उनकी जो जमा राशि थी उसका 25% भी निकालना चाहते वो भी नहीं निकाल सके। तो मोनोपली है कंपनी का, वो जैसा चाह रहे वैसा चला रहा है और जब चाह रहे कर्मचारियों को लाभ देने को उससे वंचित किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि एनपीएस में जब ये बात आई कि हम ओपीएस में चले गए, हमारा पैसा जो पहले इसमें जमा था एनपीएस में, अब ये बात आई कि केंद्र सरकार को पैसा देगी नहीं, वो कंपनी जिसके पास जमा है वो पैसा देगी नहीं। उन्होंने कहा कि जब कर्मचारी रिटायर होगा तभी हम वो पैसा देंगे। उस कंडीशन में कर्मचारियों ने सोचा कि कम से कम 25% राशि निकालने का जो एनपीएस में छूट है उसको निकाल लेते हैं, उसको भी ब्लॉक कर दिया गया ताकि कर्मचारी वो पैसा भी ना निकाल पाए। तो ऐसे पेंशन स्कीम का क्या मतलब है जिसमें कर्मचारी को समय पर लाभ ही ना मिल पाए। इसीलिए ओपीएस बेहतर है। इसमें कर्मचारी जो पैसा देते हैं 12% जीपीएफ के लिए, वो पैसा भी एक निश्चित ब्याज के साथ लगातार बढ़ते रहता है और आवश्यकता पड़ने पर उस पैसे को आदमी निकाल सकता है। तो कर्मचारियों के लिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ बार बार कि ओपीएस ही लाभदायक है। निश्चित तौर पर पूरे देश भर में कर्मचारी हैं वो ओपीएस की ही मांग कर रहे हैं। ओपीएस एक जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसके प्रावधानों को लेकर भी कर्मचारी एक एक प्रावधान जानते हैं। उसके बाद एनपीएस आ गया, उसके बाद यूपीएस आ गया, जैसे आपने सब चीज़ बताया उनकी खामियां। तो पूरे देश भर के जो कर्मचारी हैं ओपीएस जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसी पे जाना चाह रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। तो आप लोग भी जैसे विरोध कर रहे हैं जो नया आया है यूपीएस स्कीम का, पूरे देश भर में आप लोगों का भी कहना है कि ओपीएस स्कीम ही लागू होना चाहिए। सभी कर्मचारियों की इच्छा है ओपीएस स्कीम ही लागू होना चाहिए। जैसे कि हमने पहले बात भी की कि छत्तीसगढ़ में 98% कर्मचारियों ने ओपीएस का विकल्प चुना हुआ है।
विवेक जी, जो ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस और यूपीएस के बारे में आपने तकनीकी रूप से बहुत छोटी छोटी जानकारी दी। एक और मुद्दा है छत्तीसगढ़ में जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, सभी शिक्षक संघ उसके विरोध में है, वो है युक्ति युक्तकरण जो स्कूलों का होने वाला है। उस पर भी हम आगे बात करेंगे। हमारे साथ प्रदीप जी जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे युक्ति युक्तकरण के बारे में। विवेक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद मिलते हैं युक्ति युक्तकरण के बारे में जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, जो केंद्र सरकार द्वारा यूपीएस लागू किया गया है उसके बारे में, टेक्नोलॉजी क्या क्या उसमें प्रावधान है, क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं। वैसे ही छत्तीसगढ़ में एक अभी मुद्दा शिक्षकों के बीच जमकर चल रहा है, वो है प्रदेश सरकार द्वारा युक्ति युक्तकरण किए जाने को लेकर है। उसी संबंध में हम चर्चा के लिए आज हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं प्रदीप पांडे जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सर्व शिक्षक संघ के। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है युक्ति युक्तकरण, क्योंकि आम आदमी के समझ में नहीं आता कि यह क्या है युक्ति युक्तकरण। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। तो क्या है प्रदेश में जो युक्ति युक्तकरण का आप लोग विरोध कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं? देखिए नवीन जी, धन्यवाद आपका कि आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को अपने डिबेट में शामिल किया है। शिक्षकों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये मुद्दा अभी बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया कि प्रदेश में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। और युक्तियुक्तकरण यह है कि जहां पर सेटअप से अधिक शिक्षक हैं, वहां के शिक्षकों को हटाकर कहीं जहां खाली है वहां भेजा जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा, नियम बनाया। लेकिन जब युक्तियुक्तकरण करने का निर्देश जारी किया गया तो उसमें जो है सेटअप को ही सबसे पहले बदल दिया गया। विद्यालयों में यदि प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो प्राथमिक विद्यालय में पहले जो सेटअप था वो था कि 2008 में जो सेटअप लागू किया गया था उसमें एक प्रधान पाठक का पद और 60 बच्चों में 2 शिक्षक, मतलब 30 बच्चे के लिए 1 शिक्षक होने चाहिए, ये सेटअप है और ये आरटीई में भी लागू है। लेकिन वर्तमान में जो है 30 बच्चों में 1 शिक्षक, मतलब 60 मिनिमम 60 में 2 शिक्षक होंगे, ये है जिसमें प्रधान पाठक का भी गणना किया जा रहा है। तो यदि प्रत्येक विद्यालय में प्रधान पाठक है, प्राथमिक की बात कर रहा हूँ तो वहां पर 1 शिक्षक प्रधान पाठक के रूप में रहेंगे और 1 दूसरे शिक्षक रहेंगे। इसी तरह के मिडिल स्कूल में भी सेटअप को बदला गया है और इसी तरह से हायर सेकेंडरी स्कूल में भी सेटअप को बदला गया है। ये एक बड़ी वजह है जिसका विरोध हो रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि सरकार यह चाहती है कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाए, जहां पर शिक्षक नहीं है, शिक्षकहीन है या एकल शिक्षकीय विद्यालय है, ऐसे विद्यालयों में यदि हम शिक्षक की व्यवस्था करना चाहते हैं तो बिना शिक्षकों को परेशान किए, मानसिक रूप से प्रताड़ित किए, उसके दूसरे उपाय भी और विकल्प उपलब्ध हैं, तैयार हैं। उस पर विचार क्यों नहीं करे सरकार? किस टाइप के विकल्प और किस टाइप के विकल्प है सरकार के पास? जी नवीन जी, मैं बताना चाहूंगा, हमने सरकार को विधायकों के माध्यम से ये ज्ञापन सौंपा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के दूसरे भी विकल्प हैं। और वो विकल्प यह है कि सबसे पहले अगर बात करें कि जितने भी विद्यालय हैं वहां पर यदि शिक्षकों की कमी है उन विद्यालयों की सूची जारी कर दी जाए और जो शिक्षक प्रमोशन के पात्र हैं, पदोन्नति के पात्र हैं, आज लगभग 25 से 26 वर्षों तक कई शिक्षक ऐसे हैं जो एक ही पद पे काम कर रहे हैं, उनका प्रमोशन आज तक नहीं हुआ है, तो उनको प्रमोशन दे दिया जाए। प्रमोशन देके ऐसे विद्यालयों में उनकी पदस्थापना की जाए जहां पर शिक्षकों की कमी है, जहां एकल शिक्षकी है। दूसरी ओर ट्रांसफर से बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो ट्रांसफर से अपने घर के आसपास जाना चाहते हैं। जैसे मान लो कोई रायगढ़ में शिक्षक रहता है और उसको बिलासपुर आना है, तो वो ये नहीं देखेगा कि बिलासपुर के उसको किस स्कूल में पदस्थापना मिल रही है, वो ट्रांसफर से बिलासपुर के किसी भी स्कूल में लेने के लिए तैयार हो जाएगा क्योंकि वो रायगढ़ से बिलासपुर आना चाहता है। लेकिन ट्रांसफर के पर लगे बैच को काफी समय से खोला नहीं गया है, शिक्षक आना चाहते हैं, आ नहीं पा रहे हैं। दूसरा ओपन ट्रांसफर का विकल्प, ट्राइबल से एजुकेशन और एजुकेशन से ट्राइबल में जो ट्रांसफर होना चाहिए, इस पर पूरी तरीके से बैन लगा के रखा गया है। बहुत सारे शिक्षक हमारे ऐसे हैं या शिक्षिकाएं ऐसी हैं
जो ट्राइबल क्षेत्र में एजुकेशन से जाना चाहती है, मतलब शहरी क्षेत्र से ट्राइबल क्षेत्र में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके परिवार के लोग वहां पर रहते हैं, लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं। और कुछ हमारे शिक्षक ऐसे हैं जो ट्राइबल से शहरी क्षेत्रों में आना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ के, या एजुकेशन के क्षेत्र में आना चाहते हैं क्योंकि वहाँ परिवार उनके लोग रहते हैं, लेकिन वहां पर भी उनका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। तो आप विकल्प दे दीजिए, उन विद्यालयों की सूची जारी कर दीजिए ऑनलाइन जो है कि ये विद्यालय खाली है, यहाँ पे कोई ट्रांसफर में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, स्वागत है। हमारे शिक्षक विकल्प के आधार पर अपना फॉर्म भरेंगे, आवेदन देंगे और उन स्कूलों में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप प्रमोशन देकर उन विद्यालयों की कमी, शिक्षकों की कमी को पूरी कर सकते हैं जहां पर शिक्षक विहीन है या शिक्षक एकल शिक्षक ही है विद्यालय। और दूसरी ओर ओपन ट्रांसफर के माध्यम से भी ऐसे विद्यालयों को भरा जा सकता है। तो इस तरह से ये जो समस्या है शिक्षकों को बिना परेशान किए, बिना प्रताड़ित किए इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। लेकिन अधिकांशतः ये होता है कि शिक्षकों को परेशान किस तरह से किया जाए, शिक्षकों को प्रताड़ित किस तरह से किया जाए, ऐसे नियमों को तत्कालिक लागू किया जाता है। आप प्रमोशन में देखिए, प्रमोशन में कैवियट दायर नहीं किया गया, प्रमोशन लटका रहा, प्रमोशन चलते रहा, वो 2 साल 3 साल तक की प्रक्रिया चलते रही, बहुत सारी उसमें होते रहती है। लेकिन जैसे युक्तियुक्तकरण करना है तो उस आदेश निर्देश को निकालने से पहले कैवियट दायर किया गया, और जब तक कैवियट दायर नहीं हुआ तब तक उस निर्देश को वायरल नहीं किया गया, प्रसारित नहीं किया गया। तो इससे सरकार की और अधिकारियों की नीयत साफ समझ में आती है। और इसमें मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक मामला बनेगा, बहुत सारा भ्रष्टाचार का साधन भी बनेगा, ये युक्तियुक्तकरण में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है। नवीन जी, सरकार तो जैसे कह रही थी, हम पिछले विधानसभा सत्र में जो शिक्षा मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल तत्कालीन, उन्होंने कहा था शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। एक बड़ा मुद्दा है शिक्षकों की भर्ती को लेकर, आए दिन हर साल शिक्षकों की भर्ती की कुछ न कुछ होती है, मगर होता कुछ नहीं है। कहाँ मामला आकर अटक जाता है? अगर शिक्षा भर्ती होती है तो क्या युक्तियुक्तकरण करना सरकार को पड़ेगा, या शिक्षक भर्ती करें तो इससे बचा जा सकता है? इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो माननीय तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में ये घोषणा की थी कि हम लगभग 32 से 33 हजार शिक्षकों की भर्ती करेंगे करके। लेकिन अभी स्वयं आप देख रहे हैं कि हजारों स्कूल जो है वो युक्तियुक्तकरण के तहत बंद किए जा रहे हैं। और जब बंद कर दिए जाएंगे तो शिक्षकों के पद जो है समाप्त कर दिए जाएंगे, तो ऐसे में नई भर्ती कहाँ से होगी? ये हमारे युवा पीढ़ी के रोजगार पर भी डाका मारा जा रहा है। तो इस तरह से भर्तियां जो होनी चाहिए वो उसको छोड़कर शिक्षकों को जो है इस तरह से युक्तियुक्तकरण के द्वारा प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। आने वाले समय में पद भर जाएंगे तो भर्तियां नहीं होगी, भर्तियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्कूल बंद हो जाएंगे तो कहाँ पर शिक्षक की भर्ती करेंगे आप? तो ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी बात जो आपने कहा कि ये सरकार जो है जो युक्तियुक्तकरण कर रही है उसमें न केवल शिक्षक को नुकसान है, इससे जो है हमारे विद्यार्थियों को भी नुकसान है। अभी जैसे ही स्कूल खुला है, ओपन हुआ है, शिक्षक पढ़ाना शुरू किए हैं, शिक्षक विद्यालय जाना शुरू किया है, एक रूटीन में आया हुआ है। आने वाले समय में तिमाही परीक्षा होना है, फिर छमाही परीक्षा होना है। अब शिक्षक जो है युक्तियुक्तकरण के जाल में फंसकर पूरी तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। रात दिन उनके दिमाग में चल रहा है कि हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। ये एक बड़ी दिक्कत हो रही है बच्चों के साथ में। पालक भी इससे परेशान हो रहे हैं, और युवा वर्ग जो नई नौकरी की आस लगाए बैठे हुए थे, जब पद ही समाप्त किया जा रहा है तो उनके लिए नई नौकरी कहाँ से प्राप्त होगी, नई भर्ती कहाँ से होगी? ये एक बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है। निश्चित तौर पर युक्तियुक्तकरण का आप लोग विरोध कर रहे हैं, जितने भी आपके संगठन हैं। आपने बताया कि युक्तियुक्तकरण से जो नई नौकरी भी जो बाट जो हो रहे हैं, 33,000 पदों की जो घोषणा हो चुकी है शिक्षकों की भर्ती की, उसका कुछ नहीं हो पाया है। आपने बताया युक्तियुक्तकरण के चक्कर में जो नए नौजवान हैं, जो मतलब शिक्षक का भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको भी इंतज़ार अभी और करना पड़ेगा। तो आप लोग इसका किस तरह से विरोध करेंगे? क्या सरकार को किस तरह से समझाएंगे कि नहीं भाई ये युक्तियुक्तकरण ठीक नहीं है? क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, जो शिक्षक संगठन होते हैं, कोई भी कर्मचारी संगठन जो होता है वो एक दबाव समूह होता है, और हमारा काम है सही गलत पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना। और अभी जो युक्तियुक्तकरण हो रहा है उसकी गलत परंपराओं को लेकर, उसके गलत नीतियों को लेकर हम लोगों ने ध्यानाकर्षण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से हमारे प्रदेश के समस्त माननीय विधायकों को ज्ञापन सौंपने का एक मुहिम चलाया हुआ है, और हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। आने वाले चरणों में यदि युक्तियुक्तकरण को रोका नहीं गया
तो फिर हम समस्त प्रदेश के समस्त कर्मचारी और शिक्षक बंधु जो है मशाल उठाकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, सड़कों पर उतर जाने के लिए बाध्य होंगे। और वो स्थिति जो है हम नहीं चाहते हैं। हमारे बच्चों के साथ, हमारे स्कूल के साथ ऐसा कुछ हो कि हमारे स्कूल बंद हो जाए, हमारे बच्चे पढ़ाई से प्रभावित हो, वंचित हो जाए, ये हम नहीं चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने ज्ञापन देकर जो है ये बात उन तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन फिर भी सरकार यदि नहीं मानी, अपनी हरदर्मिता पर उतरी रही, तो फिर हम सड़क पर उतरने पर मजबूर हो जाएंगे और फिर वो आंदोलन जो है वो बड़ा आंदोलन होगा। निश्चित तौर पर कर्मचारियों की बात करें तो यूपीएस को लेकर गुस्सा है, केंद्र की बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो युक्तियुक्तकरण को लेकर शिक्षकों में रोष व्याप्त है। दोनों मुद्दों पर आगे आने वाले समय पे क्या हमें होगा, इसके लिए हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। प्रदीप जी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़। अभी हमें दीजिए विदा। नमस्कार, जय जोहार। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़। तो अभी पिछले 2-3 दिनों से देश भर के कर्मचारियों में एक हलचल देखने को मिल रही है। वो है केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया नया पेंशन स्कीम, जिसे यूपीएस का नाम दिया गया है। बता दें कि शुक्रवार देर रात ये स्कीम आने के बाद, केंद्र सरकार की स्कीम आने के बाद कर्मचारियों में एक अंदर एक सुगबुगाहट, एक खलबली सी मची हुई है। पहले ओपीएस चलता था, कर्मचारी ओपीएस की मांग करते रहे, लेकिन केंद्र ने एनपीएस ला दिया। अब जैसा कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसको देखते हुए सरकार थोड़ा सा बैकफुट पे आई और एनपीएस का मेकअप करके, थोड़ा पाउडर स्नो और थोड़ा सा उसको मेकअप करके फिर से पेश की है। हालांकि जो यूपीएस है उसके प्रावधानों को लेकर भी छत्तीसगढ़ के सहित देश भर के कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज है, क्या क्या इसकी खामियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं, ओपीएस की बात करें, एनपीएस की बात करें, अब जो नया आया हुआ है यूपीएस की बात करें, इसी सब के बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर्व शिक्षक संघ के संयोजक विवेक दुबे जी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूपीएस का विरोध आखिर वो क्यों कर रहे हैं। तो विवेक जी, क्या कारण है यूपीएस का आप लोगों के द्वारा विरोध करने का? धन्यवाद नवीन जी, आपने न्यूज़ 36 के माध्यम से इस मुद्दे को उछाला। वह मुद्दा जो पूरे देश के कर्मचारियों के मन में एक हलचल सा पैदा कर गया है। और जब आप देखेंगे तो पूरे देश में लगभग हर जगह पर हर कर्मचारी इसके जो कुछ बिंदु है उसको लेकर आशंकित भी है और विरोध भी कर रहे हैं। वो बिंदु क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि अब से 2 दिन पहले जब केंद्रीय मंत्री जी ने यूपीएस को लॉन्च किया तो उन्होंने जो 3 पिलर बताए, उन 3 पिलर में ही गड़बड़ी है, जिसको उन्होंने स्ट्रक्चर बेस्ड स्ट्रक्चर बताया और यह माना गया और अगले दिन पेपर की सुर्खियां बनी कि कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि यूपीएस का नाम तो ओपीएस से मिलता जुलता है, लेकिन है वो एनपीएस का ही परिष्कृत रूप। परिष्कृत रूप ऐसा है कि प्रदेश के कर्मचारी और देश के कर्मचारी लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि ओपीएस जो है पुरानी पेंशन स्कीम जिसको सबसे बेस्ट माना जाता था उसको लागू कर दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने एनपीएस को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूपीएस ला दिया है। अब कैसे लाया मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि एनपीएस में जो 10% राशि सरकार को जो हम देते थे अपने वेतन का, वो कंटिन्यू रहेगा। यानी कर्मचारी लगातार अपने वेतन से 10% कटौती कराते रहेंगे, वो पैसा सरकार के खाते में जमा होता रहेगा और जब हम रिटायर होंगे तो उस स्थिति में ये होगा कि 6 महीने का एक लमसम वेतन, वो 6 महीना भी कैसे काउंट किया जा रहा है कि
जो कर्मचारी है जो अपना 6 महीना कंप्लीट करेगा नौकरी का, उसके लिए उसको 10% वेतन का हिस्सा मान्य किया जाएगा। 1/10 बोला गया है, मैं उसको सामान्य भाषा में 10% बोल रहा हूं। तो जब कोई कर्मचारी सीधे तौर पर 5 साल कंप्लीट कर लेगा तो 1 महीने के वेतन का वो हकदार हो जाएगा। इस प्रकार यदि कोई कर्मचारी 30 साल सेवा कर लेता है तो केंद्र सरकार उसको 6 महीने के वेतन का हकदार मानेगी, जिसको लम सम अमाउंट के नाम से कहा गया है। मैं इसी का बता दूं कि जब आप गणना करना चालू करेंगे, किसी कर्मचारी का मान लीजिए 1 लाख वेतन है, तो हर महीने उसका 10,000 रुपए काटा जाएगा 10% के हिसाब से। 1 साल में उसका हो गया 1,20,000। उसके वेतन में हर साल बढ़ोतरी भी होती है, उसके अनुपात में राशि बढ़ती जाएगा। और 30 साल तक जब आप पैसे की गणना करोगे तो एक मोटा अच्छा खासा रकम कर्मचारी अपना जो है सरकार को दे चुका होगा। इस पैसे को सरकार मार्केट में लगाएगी, उससे लाभ कमाएगी और बाद में इसका छोटा हिस्सा जो लगभग 5 या 6 महीने का वेतन होगा वो कर्मचारी को उसके सेवा काल के हिसाब से दे दिया जाएगा। और बाकी अमाउंट का क्या होगा? अब देखिए, कुछ कर्मचारियों के मन में ये बात आती है, कुछ कर्मचारियों को भ्रमित भी किया गया कि ओपीएस में भी तो ऐसा ही होता है। तो ओपीएस में जो 10% राशि कटती है वो एनपीएस वाला हिस्सा नहीं है या ये यूपीएस वाला हिस्सा नहीं है, वो जाता है जीपीएफ में, जिसको सामान्य भविष्य निधि कहते हैं। जीपीएफ की विशेषता क्या है? एक तो ओपीएस के लिए जो मिलता है राशि, उसके लिए हमको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। जीपीएफ में जो हम जमा करते हैं सामान्य भविष्य निधि, उसको जरूरत पड़ने पर निकाला जा सकता है। सामान्य भविष्य निधि है वो, जैसे किसी कर्मचारी घर में शादी है, किसी को मकान बनाना है, किसी को कुछ और ऐसी कुछ योजनाएं हैं उसकी बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो वो एक सामान्य आवेदन देकर जीपीएफ की अपनी राशि जो है वो निकाल सकता है। उसका विकल्प है उसके पास। इसमें वो विकल्प नहीं रहेगा कि आप पैसा दिया और निकाल ली वाली, इसमें निकालने की बात कहीं पर नहीं कही गई है। दूसरी बात, वो राशि आप जो जमा कर रहे हैं उसमें सरकार एक फिक्स्ड ब्याज देता है। ओपीएस की मांग क्यों हो रही है? ओपीएस की मांग इसलिए हो रही थी कि सिक्योरिटी होना चाहिए, तो वो सिक्योरिटी जीपीएफ के साथ मिलता है और ओपीएस के लिए कोई राशि नहीं देनी पड़ती। कई लोगों के मन में भ्रम लाया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा कि उसमें भी तो कटता है। तो जो हम ओपीएस में आ जाते हैं, जब छत्तीसगढ़ कर्मचारी आ गए हैं, तो हमारा जो राशि कट रहा है वो जीपीएफ में है, सीजीपीएफ में, अकाउंट में, और वो अकाउंट में हमको दिखता है और उस राशि को समय पड़ने पर हम निकाल भी सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात पे चलते हैं, ये लमसम वाला हो गया। 25 साल की सेवा जो है कर्मचारी जब पूरी कर लेगा तब वो 50% का पेंशन का हकदार होगा, ये कहा गया है। तीसरी बात ये कहा गया है कि कर्मचारी जो है वो जब 10 साल से ऊपर की अवधि पूरा कर लेगा तो उस कंडीशन में उसको मिनिमम 10,000 दिया जाएगा। उस पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं। अब आइए एक और पॉइंट पर, फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन में यदि किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके जो आश्रित हैं उनको इसमें फिक्स 30% ही जो है पेंशन के रूप में दिया जाएगा। उसको बताया गया है 60% ऑफ द पेंशन। तो पेंशन जो होता है वेतन का 50% होता है और उसको जब 60% में लेंगे तो वो 30 हो जाता है। यानी जो वेतन उस समय मिलता रहेगा, मान लीजिए किसी कर्मचारी को उस समय वेतन मिल रहा है 30,000 रुपए, तो जब आप इसके हिसाब से काउंट करोगे तो 9,000 के आसपास ही उसका बनेगा। ठीक है, तो फैमिली पेंशन में भी सीधे सीधे उसको 30% पे लाकर फिक्स कर दिया गया है। जबकि ओपीएस में यह होता है कि यदि आपने 7 साल की सेवा अवधि पूर्ण कर लिया और उसका आपका निधन होता है तो आपके परिजन को अगले 7 साल के लिए 50% राशि मिलेगी। तो ऐसे ही नवीन जी हर पॉइंट में ना छोटा छोटा डंडी मारा गया है और इसी का हम विरोध कर रहे हैं। हमारा सीधा कहना था कि भाई आपकी अगर नीयत सही है, आप अगर सच में कर्मचारियों को देना चाहते हैं कुछ, तो जो पेंशन आपके लिए है, यानी राजनेताओं ने जो अपने लिए पेंशन रखा हुआ है जिसको ओपीएस कहते हैं, वही पेंशन आप कर्मचारियों को दीजिए। एक बात ये भी उठ के आ रही है कि जो सरकार है, जो राजनेताएं हैं, जो सांसद है, जो विधायक है, पहले उन पे तो यूपीएस क्यों लागू नहीं कर रही है? तो इसको लेकर भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में पिछले कांग्रेस सरकार में ओपीएस लागू कर दिया गया था। अब जस्ट तकरीबन अब यूपीएस आ गया है। तो आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार या छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए
यूपीएस लागू करना क्या आसान होगा या इस पे अभी सरकार भ्रम की स्थिति में है? क्योंकि हम बात करें तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे पहला राज्य है जो यूपीएस तुरंत लागू कर दिया है। अब बात यह भी सामने आ रही है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश भी मतलब एकाध पखवाड़े में यह लागू कर दे। तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें जहां अभी ओपीएस का चल रहा है, जैसे कि पिछले कांग्रेस सरकार में एक मांगा गया था कि ओपीएस या एनपीएस का ऑप्शन दिया गया था, 98% कर्मचारियों ने ओपीएस को चुना था। अब यूपीएस क्या लागू कर पाएगी सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार? जब ओपीएस लागू है तो उस स्थिति में अब यूपीएस को लागू करना क्या सरकार के लिए आसान होगा? नवीन जी, लागू तो कर सकती है, लेकिन कर्मचारी जो इसमें आ चुके हैं 98% जिन कर्मचारियों की आपने बात की ओपीएस में, वो कतई यूपीएस में नहीं जाएंगे। सरकार के पास सिर्फ एक विकल्प है कि सरकार यूपीएस को भी ले आए मार्केट में, यहाँ भी लॉन्च हो जाए, और उसके बाद जो नए कर्मचारी आएंगे जिनकी नियुक्ति भविष्य में होगी, उनके लिए एनपीएस और यूपीएस का विकल्प केंद्र सरकार के समान रखा जा सकता है। लेकिन जो कर्मचारी ओपीएस में आ चुके हैं वो यूपीएस में कतई नहीं जाएंगे। दूसरी बात, उनको जाने के बाद भी नहीं किया जा सकता। मैं बता दूं कि कर्मचारियों का भविष्य अब सुरक्षित है ओपीएस लागू होने के बाद, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ आता है तो नई चीजें नए कर्मचारियों के ऊपर लागू होगी, ना कि पुराने कर्मचारियों के ऊपर। इसका उदाहरण भी देता हूँ कि 2004 में जब ओपीएस बंद किया गया तो बंद किया गया और एनपीएस लाया गया, तो वो 2005 के बाद के कर्मचारियों के लिए लागू हुआ। 2004 के अगर मतलब जो लास्ट में भी जो कर्मचारी नियुक्त हुए थे जिस समय ओपीएस चल रहा था, तो उन्हें सरकार को ओपीएस ही देना पड़ा। क्योंकि हम सब 98% कर्मचारी प्रदेश के ओपीएस में आ चुके हैं, इसलिए हम सब सुरक्षित हैं और हमको ओपीएस ही मिलेगा। हमारा सिर्फ ओपीएस में एक दिक्कत आ रहा है जो पिछले बार लागू हुआ है कि हमारे यहाँ जो शिक्षा कर्मी नीति थी उसके चलते नुकसान हुआ कि शिक्षा कर्मी जो हैं उनकी पूर्व सेवा अवधि की गणना नहीं हुई है। उनकी पूर्व सेवा की संविलियन करते समय उनके पूर्व सेवा को न मानते हुए जब से संविलियन हुआ तब से उनकी सेवा मानी गई है, और पेंशन में भी ऐसा ही किया जा रहा है। तो वो लड़ाई हम लड़ेंगे और 100% उसमें हम जीतेंगे। लेकिन यहाँ जो कर्मचारी हैं ओपीएस में उनका भविष्य सुरक्षित है, सरकार लाएगी भी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 98% कर्मचारी ओपीएस में जा चुके हैं, और जब ओपीएस के समतुल्य यूपीएस है ही नहीं तो कोई कर्मचारी यहाँ से जाएगा नहीं। नए कर्मचारी को बिल्कुल सरकार बाध्य कर सकती है, जिनको नई भर्ती देगी उनके ऊपर दबाव बनाकर यूपीएस या एनपीएस में से विकल्प चुनने को कह सकती है। लेकिन अभी जो कर्मचारी यहाँ प्रदेश में कार्यरत हैं उनमें से 98% कर्मचारी ओपीएस में हैं और वो रहेंगे। तो अन्य राज्यों में ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर ओपीएस जैसी चीजें लागू नहीं हुई थी, तो वो सीधे एनपीएस के बाद यूपीएस के तौर पे विकल्प देगी, और वहां पर यूपीएस में आपको मतलब बढ़ोतरी दिखेगा। 100% इस बात का वो है, कंफर्म है कि वहां पर भी 97-98% कर्मचारी एनपीएस को छोड़कर यूपीएस में चल देंगे, क्योंकि एनपीएस की तुलना में यूपीएस बेहतर है। लेकिन ओपीएस से इसकी तुलना नहीं की जा सकती, और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और अन्य राज्य कर्मचारियों के लिए हमारी ये मांग लगातार जारी रहेगी कि राष्ट्र में ओपीएस ही लागू किया जाए। और सीधे तौर पर हम फिर आपके माध्यम से कह रहे हैं कि अगर यूपीएस इतना ही अच्छा है तो पहले नेताजी लोग अपने लिए लागू कर लें इसको, उसके बाद बाकी के लिए लागू करें। सबसे पहले जो अच्छी चीजें हैं वो उनको अपने ऊपर लागू करनी चाहिए। तो वो खुद ओपीएस रखे हुए हैं और दूसरे के लिए कभी एनपीएस कभी यूपीएस का विकल्प लाते हैं, जो कि सही नहीं है। एक बात और उठ के सामने आई है, यूपीएस को ही लेके बात करें तो यूपीएस में जो कहा गया है मिनिमम जो 25 वर्ष की सेवा अवधि होनी चाहिए तब आपको इसका पूर्ण तरीके से लाभ मिलेगा। इसी को लेकर मेरे कई लोगों से बातचीत हुई है, तो इसमें एक हमारे अर्ध जवान हैं सैनिक बल के, उनकी तो मतलब एक रिटायरमेंट की अवधि आ जाती है, 20 साल की सर्विस करते करते, उनको भी लेकर एक परेशानी है। तो ये प्रावधान को बड़ा ही मतलब तकलीफ दे मान रहे हैं। 20 साल का था, उसको बढ़ाकर जो 25 साल का कर दिया गया है, उसके बाद ही आपको मिलेगा। उससे पहले अगर आप हो जाते हैं तो 10%। तो इसको लेकर क्या ओपीएस और जो अभी आया है यूपीएस और एनपीएस, इसमें लेके क्या क्या प्रावधान है, जो मेन प्रावधान है, जो लोग अभी भी कंफ्यूजन है, क्या ओपीएस है, क्या एनपीएस और क्या अब यूपीएस नाम का भोकाल आ गया है। तो मोटा मोटा जो तीनों में है, जो अंतर है, जो तीनों में जो खामियां हैं और जो तीनों में अच्छाइयां हैं, वो हमारे दर्शक को एक बार बताने की कोशिश करें। और नवीन जी, ओपीएस एनपीएस यूपीएस के बारे में बता दूं कि एनपीएस की अगर बात करें तो एनपीएस में सीधे ये होता है कि यह मार्केट आधारित पेंशन स्कीम है। इसमें कर्मचारी अपने हिस्से से जो राशि देता है उसके अतिरिक्त जैसे 10% हमारे खाते से गया, 14% अभी तक सरकार देती थी, जिसको बढ़ाकर 18.5% यूपीएस में किया जा रहा है। और वो जो राशि है 10 और 14 मिला के जो 24% है उसको मार्केट में लगाया जाता है।
ये कहा जाता है एनपीएस में कि जब आप रिटायर होंगे तो जो आपकी राशि जमा है वो मार्केट के हिसाब से जितना उसका वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से आपको पेंशन दिया जाएगा। उसमें भी ये होता है कि कुछ राशि जो 60% है वो आप पूरा पूरा पा जाएंगे रिटायरमेंट के समय, और जो बाकी राशि रहेगी वो मार्केट में लगी रहेगी और उसके हिसाब से पेंशन निर्धारण किया गया। देखिए क्या हुआ उस समय कि जब हमारे साथी बहुत सारे लोग चाहे रिटायर हुए या फिर जिनका निधन हुआ तो उनके परिजनों को जो पेंशन की राशि मिलनी चालू हुई तो किसी को 1200 किसी को 700 मिलना चालू हुआ। तब एनपीएस की खामी लोगों को समझ में आई। हालांकि विरोध तो पहले से हो रहा था, विरोध जो है वो पहले से हो रहा था, लेकिन उसके बाद फिर समझ में आया कि एनपीएस जो है पूरी तरह से कर्मचारी को बर्बाद करने वाली स्कीम है। नवीन जी आवाज। नवीन जी, एनपीएस जो है उसमें ये होता था कि कर्मचारी जो है अपने वेतन से 10% की राशि देता था और 14% जो है सरकार दे रही थी। अभी जिसको बढ़ाकर यूपीएस से 18.5% करने की बात कही गई है। तो वो जो राशि होती थी वो मार्केट में लगता था और मार्केट में लगने के बाद यदि कर्मचारी का निधन हो जाए या कर्मचारी रिटायरमेंट हो तो उसी राशि में से जो है पेंशन दिया जाता था। कुछ राशि एकमुश्त मिलती है और कुछ राशि जो है पेंशन भी निर्धारित कर दी जाती है। तो जब ऐसी घटनाएं हुई जिसमें कर्मचारी का निधन हुआ और उनके परिजनों को पेंशन का भुगतान करने की बारी आई तो उस समय सरकार जो है कुछ प्राइवेट बैंक है उनके खाते में डाल देती है चीजें और उनके तरफ से फिर जैसे आईसीआईसीआई बैंक है और कुछ और ऐसी बैंक है तो वो फिर तय करके एक निर्धारित पेंशन देती है। उसका किसी को कोई फार्मूला पता नहीं है। सीधे वो बता देते थे कि आपको 1800 रुपए मिलेगा, किसी को 1200 रुपए मिलेगा। और जब ये राशि मिलना पेंशन के तौर पर चालू हुआ जो कि मजाक के तौर पर था, आज के समय में जब महतारी बंधन योजना में भी 1000 रुपए पेंशन के तौर पर 700-800 रुपए निर्धारित हुआ है। तो ऐसे में जब विरोध होना चालू हुआ तब फिर मामला जो है तूल पकड़ा और एनपीएस की खामियां और तेजी सामने आई। पहले हम लोग बोल रहे थे, लेकिन जब कर्मचारी ने उदाहरण के साथ इस चीज को प्रस्तुत किया तो सरकार को जवाब देते नहीं बना और माहौल जो है क्योंकि अब बात करें यदि हम यूपीएस और ओपीएस की, तो ओपीएस जो है सबसे बेस्ट माना जाता है। उसका कारण है कि उसमें सरकार जो होती है कर्मचारी के प्रति अपने दायित्वों से मुकरती नहीं है। कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तो उनके कर्मचारी को भी पेंशन मिलता है और यदि कर्मचारी का निधन हो जाए तो उसके आश्रित उनकी पत्नी जो होती है या पत्नी की अगर नौकरी है तो पति को जो उस पर आश्रित है पेंशन दिया जाता है। तो वो बेस्ट स्कीम माना जाता है। इसके अलावा उसमें ग्रेजुटी का प्रावधान रहता ही है, समान भविष्य निधि, अर्जित अवकाश नकदीकरण रहता है। यूपीएस जो है उसमें जीपीएफ का कोई प्रावधान नहीं है। कर्मचारी को लमसम अमाउंट दिया जाएगा कह रहे हैं और वो जो लमसम अमाउंट है उसका भी निर्धारण का सिर्फ यही तरीका है कि कितनी सेवा अवधि तक आपने सर्विस की है। जैसे किसी ने 30 साल सर्विस की तो उसको 6 महीने का अमाउंट दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो 10% राशि काटी जाएगी हर महीने वो राशि काफी बड़ी है। सरकार उससे लंबा चौड़ा जो है इनकम हासिल करेगा क्योंकि सभी कर्मचारियों का पैसा जो है मार्केट में लगाया जाएगा। देखिए देखने में 10% कम लगता है, लेकिन जब आप सभी कर्मचारियों को जोड़ोगे तो अरबों में खरबों में पहुंचता है ये राशि। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक चीज को आपको समझना होगा, अब सरकार को पेंशन का रोना बंद कर देना चाहिए क्योंकि अब वो जमाना गया जब व्यक्ति 60-62 साल तक नौकरी करता था और अगले 30 साल तक पेंशन लेता था। अब ऐसे भी लोग 70 साल तक ही अधिकतम जी पा रहे हैं। अधिकांश जो है वो तो अपने सेवा काल में ही उनका निधन हो जा रहा है। तो जो कुछ कर्मचारी बचते हैं उसके लिए भी सरकार अगर दरियादिली नहीं दिखा पा रही है तो ये बहुत गंभीर विषय है। सरकार के ऊपर जो मेन बोझ आएगा आने वाले समय में धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है वो अनुकंपा नियुक्ति का है और वो फैमिली पेंशन का है। और फैमिली पेंशन में भी इन्होंने डंडी मार दिया। जो ओपीएस में 50% होता है पहले 7 साल के लिए, 7 साल से ऊपर की सेवा अवधि होने की स्थिति में, तो उसको भी डंडी मारते हुए 30% कर दिया गया। इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी ये सिद्ध नहीं कर सकता कि यूपीएस जो है वो ओपीएस से बेहतर है। ओपीएस बेहतर था, ओपीएस बेहतर है और ओपीएस बेहतर रहेगा। तो क्या लगता है आपको सरकार ओपीएस लेकर क्यों आई होगी, जबकि हम देखें तो पिछले 2 सालों से एनपीएस के ही गुणगान कर रही थी, सभी तरफ एनपीएस की ही बात कर रही थी। हालांकि राजस्थान या छत्तीसगढ़ जैसे जो कई राज्य हैं जो ओपीएस अपने स्तर पर लागू कर दिए थे। तो एनपीएस के मतलब क्या कारण मानते हैं कि आप एनपीएस का मतलब मेकअप करके यूपीएस लाना
सरकार कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है कर्मचारियों में रोष को देखते हुए, या जो लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसको लेकर क्या सरकार थोड़ा सा पॉलिश लगाकर कर्मचारियों को रिझाने की कोशिश कर रही है? ऐसे में क्या कर्मचारी यूपीएस में रिझ पाएंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि कोई भी कर्मचारी जहां पर ओपीएस की मांग है या जहां पर ओपीएस चालू हो चुका है वहां पर यूपीएस की ओर जाने से बचेंगे। अब जहां पर विकल्प ही नहीं है वहां पर भले लोग जाएंगे, एनपीएस के बाद जिसको यूपीएस का बस विकल्प मिलेगा वहां पर निश्चित तौर पर जाएंगे, लेकिन फिर भी उनकी मांग जो है वो ओपीएस की रहेगी। अब इस चीज को समझिएगा कि यूपीएस या एनपीएस जैसी स्कीम ही क्यों लाई गई। ये पूरा पैसा जो कर्मचारियों का जमा होता है, जो उनके वेतन से 10% हिस्सा कट के जमा होता है, वो कहाँ लगता है? मार्केट में। पूरा खेल शेयर मार्केट का है, क्योंकि कर्मचारियों की जो कटौती होती है वो पैसा कंपनियों के माध्यम से शेयर मार्केट में लगता है, और इसी के चलते ऐसी योजनाएं लाई जाती है। जबकि जो पेंशन वाली बात है वहां पर हमारी कटी हुई राशि जो है वो किसी शेयर मार्केट में नहीं लगती। जीपीएफ में जो राशि जमा होती है वो सरकार के पास रहती कोषालय में, और उसको कर्मचारी अपने सुविधा अनुसार निकाल भी सकता है। मैं आपको बता दूं कि इतना दर्दनाक है एनपीएस और यूपीएस कि जब कर्मचारी जो है उसका निधन हो जाता है या कर्मचारी विशेष परिस्थितियों में निकालना भी चाहता है तो वो पैसा निकाल नहीं पाता। अभी जैसे कांग्रेस सरकार ने जब ओपीएस लागू किया था तो केंद्र सरकार की जो कंपनी है जो इस सब चीज को देखती है उसने सीधे तौर पर रोक लगा दिया। अचानक से एक आदेश आया कि 25% राशि निकालने का भी जो है उसको ब्लॉक किया जाता है, कर्मचारी पैसा नहीं निकाल सकते। तो छत्तीसगढ़ के जो कर्मचारी हैं जो एनपीएस की उनकी जो जमा राशि थी उसका 25% भी निकालना चाहते वो भी नहीं निकाल सके। तो मोनोपल्ली है एक कंपनी का, वो जैसा चाह रहे वैसा चला रहा है, और जब चाह रहे कर्मचारियों को लाभ देने को उससे वंचित किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि एनपीएस में जब ये बात आई कि हम ओपीएस में चले गए, हमारा पैसा जो पहले इसमें जमा था एनपीएस में, अब ये बात आई कि केंद्र सरकार को पैसा देगी नहीं, वो कंपनी जिसके पास जमा है वो पैसा देगी नहीं। उन्होंने कहा कि जब कर्मचारी रिटायर होगा तभी हम वो पैसा देंगे। उस कंडीशन में कर्मचारियों ने सोचा कि कम से कम 25% राशि निकालने का जो एनपीएस में छूट है उसको निकाल लेते हैं, उसको भी ब्लॉक कर दिया गया ताकि कर्मचारी वो पैसा भी ना निकाल पाए। तो ऐसे पेंशन स्कीम का क्या मतलब है जिसमें कर्मचारी को समय पर लाभ ही ना मिल पाए। इसीलिए ओपीएस बेहतर है। इसमें कर्मचारी जो पैसा देते हैं 12% जीपीएफ के लिए, वो पैसा भी एक निश्चित ब्याज के साथ लगातार बढ़ते रहता है और आवश्यकता पड़ने पर उस पैसे को आदमी निकाल सकता है। तो कर्मचारियों के लिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ बार बार कि ओपीएस ही लाभदायक है। निश्चित तौर पर पूरे देश भर में कर्मचारी हैं वो ओपीएस की ही मांग कर रहे हैं। ओपीएस एक जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसके प्रावधानों को लेकर भी कर्मचारी एक एक प्रावधान जानते हैं। उसके बाद एनपीएस आ गया, उसके बाद यूपीएस आ गया, जैसे आपने सब चीज़ बताया उनकी खामियां। तो पूरे देश भर के जो कर्मचारी हैं ओपीएस जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसी पे जाना चाह रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। तो आप लोग भी जैसे विरोध कर रहे हैं जो नया आया है यूपीएस स्कीम का, पूरे देश भर में आप लोगों का भी कहना है कि ओपीएस स्कीम ही लागू होना चाहिए। सभी कर्मचारियों की इच्छा है ओपीएस स्कीम ही लागू होना चाहिए। जैसे कि हमने पहले बात भी की कि छत्तीसगढ़ में 98% कर्मचारियों ने ओपीएस का विकल्प चुना हुआ है। विवेक जी, जो ओल्ड पेंशन स्कीम एनपीएस और यूपीएस के बारे में आपने तकनीकी रूप से बहुत छोटी छोटी जानकारी दी। एक और मुद्दा है छत्तीसगढ़ में जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, सभी शिक्षक संघ उसके विरोध में है, वो है युक्ति युक्तकरण जो स्कूलों का होने वाला है। उस पर भी हम आगे बात करेंगे। हमारे साथ प्रदीप जी जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे युक्ति युक्तकरण के बारे में। विवेक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद मिलते हैं युक्ति युक्तकरण के बारे में जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग ब्रेक से पहले बात कर रहे थे जो केंद्र सरकार द्वारा यूपीएस लागू किया गया है उसके बारे में, टेक्नोलॉजी क्या क्या उसमें प्रावधान है, क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं। वैसे ही छत्तीसगढ़ में एक अभी मुद्दा शिक्षकों के बीच जमकर चल रहा है।
वो है प्रदेश सरकार द्वारा युक्तियुक्तकरण किए जाने को लेकर है। उसी संबंध में हम चर्चा के लिए आज हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं प्रदीप पांडे जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सर्व शिक्षक संघ के। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है युक्तियुक्तकरण, क्योंकि आम आदमी के समझ में नहीं आता कि यह क्या है युक्तियुक्तकरण। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। तो क्या है प्रदेश में जो युक्तियुक्तकरण का आप लोग विरोध कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं? देखिए नवीन जी, धन्यवाद आपका कि आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को अपने डिबेट में शामिल किया है। शिक्षकों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये मुद्दा अभी बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया कि प्रदेश में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। और युक्तियुक्तकरण यह है कि जहां पर सेटअप से अधिक शिक्षक हैं, वहां के शिक्षकों को हटाकर कहीं जहां खाली है वहां भेजा जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा, नियम बनाया। लेकिन जब युक्तियुक्तकरण करने का निर्देश जारी किया गया तो उसमें जो है सेटअप को ही एक तो सबसे पहले बदल दिया गया। विद्यालयों में यदि प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो प्राथमिक विद्यालय में पहले जो सेटअप था वो था कि 2008 में जो सेटअप लागू किया गया था उसमें एक प्रधान पाठक का पद और 60 बच्चों में 2 शिक्षक, मतलब 30 बच्चे के लिए 1 शिक्षक होने चाहिए, ये सेटअप है और ये आरटीई में भी लागू है। लेकिन वर्तमान में जो है 30 बच्चों में 1 शिक्षक, मतलब 60 मिनिमम 60 में 2 शिक्षक होंगे, ये है जिसमें प्रधान पाठक का भी गणना किया जा रहा है। तो यदि प्रत्येक विद्यालय में प्रधान पाठक है, प्राथमिक की बात कर रहा हूँ तो वहां पर 1 शिक्षक प्रधान पाठक के रूप में रहेंगे और 1 दूसरे शिक्षक रहेंगे। इसी तरह के मिडिल स्कूल में भी सेटअप को बदला गया है और इसी तरह से हायर सेकेंडरी स्कूल में भी सेटअप को बदला गया है। ये एक बड़ी वजह है जिसका विरोध हो रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि सरकार यह चाहती है कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाए, जहां पर शिक्षक नहीं है, शिक्षकहीन है या एकल शिक्षक के विद्यालय है, ऐसे विद्यालयों में यदि हम शिक्षक की व्यवस्था करना चाहते हैं तो बिना शिक्षकों को परेशान किए, मानसिक रूप से प्रताड़ित किए, उसके दूसरे उपाय भी और विकल्प उपलब्ध हैं, तैयार हैं। उस पर विचार क्यों नहीं करे सरकार? किस टाइप के विकल्प और किस टाइप के है सरकार के पास? जी नवीन जी, मैं बताना चाहूंगा, हमने सरकार को विधायकों के माध्यम से ये ज्ञापन सौंपा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के दूसरे भी विकल्प हैं। और वो विकल्प यह है कि सबसे पहले अगर बात करें कि जितने भी विद्यालय हैं वहां पर यदि शिक्षकों की कमी है उन विद्यालयों की सूची जारी कर दी जाए और जो शिक्षक प्रमोशन के पात्र हैं, पदोन्नति के पात्र हैं, आज लगभग 25 से 26 वर्षों तक कई शिक्षक ऐसे हैं जो एक ही पद पे काम कर रहे हैं, उनका प्रमोशन आज तक नहीं हुआ है, तो उनको प्रमोशन दे दिया जाए। प्रमोशन देके ऐसे विद्यालयों में उनकी पदस्थापना की जाए जहां पर शिक्षकों की कमी है, जहां एकल शिक्षक ही है। दूसरी ओर ट्रांसफर से बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो ट्रांसफर से अपने घर के आसपास जाना चाहते हैं। जैसे मान लो कोई रायगढ़ में शिक्षक रहता है और उसको बिलासपुर आना है, तो वो ये नहीं देखेगा कि बिलासपुर के उसको किस स्कूल में पदस्थापना मिल रही है, वो ट्रांसफर से बिलासपुर के किसी भी स्कूल में लेने के लिए तैयार हो जाएगा क्योंकि वो रायगढ़ से बिलासपुर आना चाहता है। लेकिन ट्रांसफर के पर लगे बैन को काफी समय से खोला नहीं गया है, शिक्षक आना चाहते हैं, आ नहीं पा रहे हैं। दूसरा ओपन ट्रांसफर का विकल्प, ट्राइबल से एजुकेशन और एजुकेशन से ट्राइबल में जो ट्रांसफर होना चाहिए, इस पर पूरी तरीके से बैन लगा के रखा गया है। बहुत सारे शिक्षक हमारे ऐसे हैं या शिक्षिकाएं ऐसी हैं जो ट्राइबल क्षेत्र में एजुकेशन से जाना चाहती हैं, मतलब शहरी क्षेत्र से ट्राइबल क्षेत्र में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके परिवार के लोग वहां पर रहते हैं, लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं। और कुछ हमारे शिक्षक ऐसे हैं जो ट्राइबल से शहरी क्षेत्रों में आना चाहते हैं क्योंकि वहाँ के, या एजुकेशन के क्षेत्र में आना चाहते हैं क्योंकि वहाँ परिवार उनके लोग रहते हैं, लेकिन वहां पर भी उनका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। तो आप विकल्प दे दीजिए, उन विद्यालयों की सूची जारी कर दीजिए ऑनलाइन जो है कि ये विद्यालय खाली है, यहाँ पे कोई ट्रांसफर में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, स्वागत है। हमारे शिक्षक विकल्प के आधार पर अपना फॉर्म भरेंगे, आवेदन देंगे और उन स्कूलों में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप प्रमोशन देकर उन विद्यालयों की कमी, शिक्षकों की कमी को पूरी कर सकते हैं जहां पर शिक्षक विहीन है या शिक्षक एकल शिक्षकी है विद्यालय। और दूसरी ओर ओपन ट्रांसफर के माध्यम से भी ऐसे विद्यालयों को भरा जा सकता है। तो इस तरह से ये जो समस्या है शिक्षकों को बिना परेशान किए, बिना प्रताड़ित किए इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। लेकिन अधिकांशतः ये होता है कि शिक्षकों को परेशान किस तरह से किया जाए, शिक्षकों को प्रताड़ित किस तरह से किया जाए, ऐसे नियमों को तत्कालिक लागू किया जाता है। आप प्रमोशन में देखिए, प्रमोशन में कैवियट दायर नहीं किया गया, प्रमोशन लटका रहा, प्रमोशन चलते रहा, वो 2 साल 3 साल तक के
प्रक्रिया चलते रही, बहुत सारी उसमें होते रहती है। लेकिन जैसे युक्तियुक्तकरण करना है तो उस आदेश निर्देश को निकालने से पहले कैवियट दायर किया गया, और जब तक कैवियट दायर नहीं हुआ तब तक उस निर्देश को वायरल नहीं किया गया, प्रसारित नहीं किया गया। तो इससे सरकार की और अधिकारियों की नीयत साफ समझ में आती है। और इसमें मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक मामला बनेगा, बहुत सारा भ्रष्टाचार का साधन भी बनेगा ये युक्तियुक्तकरण में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है। नवीन जी, सरकार तो जैसे कह रही थी, हम पिछले विधानसभा सत्र में जो शिक्षा मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल तत्कालीन, उन्होंने कहा था शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। एक बड़ा मुद्दा है शिक्षकों की भर्ती को लेकर, आए दिन हर साल शिक्षकों की भर्ती की कुछ न कुछ होती है, मगर होता कुछ नहीं है। कहाँ मामला आकर अटक जाता है? अगर शिक्षा भर्ती होती है तो क्या युक्तियुक्तकरण करना सरकार को पड़ेगा, या शिक्षक भर्ती करें तो इससे बचा जा सकता है? इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो माननीय तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में ये घोषणा की थी कि हम लगभग 32 से 35,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे करके। लेकिन अभी स्वयं आप देख रहे हैं कि हजारों स्कूल जो है वो युक्तियुक्तकरण के तहत बंद किए जा रहे हैं। और जब बंद कर दिए जाएंगे तो शिक्षकों के पद जो है समाप्त कर दिए जाएंगे, तो ऐसे में नई भर्ती कहाँ से होगी? ये हमारे युवा पीढ़ी के रोजगार पर भी डाका मारा जा रहा है। तो इस तरह से भर्तियां जो होनी चाहिए वो उसको छोड़कर शिक्षकों को जो है इस तरह से युक्तियुक्तकरण के द्वारा प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। आने वाले समय में पद भर जाएंगे तो भर्तियां नहीं होगी, भर्तियों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। स्कूल बंद हो जाएंगे तो कहाँ पर शिक्षक की भर्ती करेंगे आप? तो ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी बात जो आपने कहा कि ये सरकार जो है जो युक्तियुक्तकरण कर रही है उसमें न केवल शिक्षक को नुकसान है, इससे जो है हमारे विद्यार्थियों को भी नुकसान है। अभी जैसे ही स्कूल खुला है, ओपन हुआ है, शिक्षक पढ़ाना शुरू किए हैं, शिक्षक विद्यालय जाना शुरू किया है, एक रूटीन में आया हुआ है। आने वाले समय में तिमाही परीक्षा होना है, फिर छमाही परीक्षा होना है। अब शिक्षक जो है युक्तियुक्तकरण के जाल में फंसकर पूरी तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। रात दिन उनके दिमाग में चल रहा है कि हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। ये एक बड़ी दिक्कत हो रही है बच्चों के साथ में। पालक भी इससे परेशान हो रहे हैं, और युवा वर्ग जो नई नौकरी की आस लगाए बैठे हुए थे, जब पद ही समाप्त किया जा रहा है तो उनके लिए नई नौकरी कहाँ से प्राप्त होगी, नई भर्ती कहाँ से होगी? ये एक बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है। निश्चित तौर पर युक्तियुक्तकरण का आप लोग विरोध कर रहे हैं, जितने भी आपके संगठन हैं। आपने बताया कि युक्तियुक्तकरण से जो नई नौकरी भी जो बाट जो हो रहे हैं, 33,000 पदों की जो घोषणा हो चुकी है शिक्षकों की भर्ती की, उसका कुछ नहीं हो पाया है। आपने बताया युक्तियुक्तकरण के चक्कर में जो नए नौजवान हैं, जो मतलब शिक्षक का भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको भी इंतज़ार अभी और करना पड़ेगा। तो आप लोग इसका किस तरह से विरोध करेंगे? क्या सरकार को किस तरह से समझाएंगे कि नहीं भाई ये युक्तियुक्तकरण ठीक नहीं है? क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, जो शिक्षा संगठन होते हैं, कोई भी कर्मचारी संगठन जो होता है वो एक दबाव समूह होता है, और हमारा काम है सही गलत पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना। और अभी जो युक्तियुक्तकरण हो रहा है उसकी गलत परंपराओं को लेकर, उसके गलत नीतियों को लेकर हम लोगों ने ध्यानाकर्षण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से हमारे प्रदेश के समस्त माननीय विधायकों को ज्ञापन सौंपने का एक मुहिम चलाया हुआ है, और हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। आने वाले चरणों में यदि युक्तियुक्तकरण को रोका नहीं गया तो फिर हम समस्त प्रदेश के समस्त कर्मचारी और शिक्षक बंधु जो है मसाल उठाकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, सड़कों पर उतर जाने के लिए बाध्य होंगे। और वो स्थिति जो है हम नहीं चाहते हैं। हमारे बच्चों के साथ, हमारे स्कूल के साथ ऐसा कुछ हो कि हमारे स्कूल बंद हो जाए, हमारे बच्चे पढ़ाई से प्रभावित हो, वंचित हो जाए, ये हम नहीं चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने ज्ञापन देकर जो है ये बात उन तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन फिर भी सरकार यदि नहीं मानी, अपनी हरदर्मिता पर उतरी रही, तो फिर हम सड़क पर उतरने पर मजबूर हो जाएंगे, और फिर वो आंदोलन जो है वो बड़ा आंदोलन होगा। निश्चित तौर पर कर्मचारियों की बात करें तो यूपीएस को लेकर गुस्सा है, केंद्र की बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो युक्तियुक्तकरण को लेकर शिक्षकों में रोष व्याप्त है। दोनों मुद्दों पर आगे आने वाले समय पे क्या हमें होगा, इसके लिए हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। प्रदीप जी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़। अभी हमें दीजिए विदा। नमस्कार, जय जोहार।